तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं वारपेज। वारपेज क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या डिज़ाइनिंग फ़ॉल्ट होते हैं, क्या प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ॉल्ट होते हैं। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वारपेज की वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और कैसे वारपेज को कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सिंक मार्क और वारपेज में हम लोग डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वारपेज समझने में दिक्कत हो रही है। वारपेज किस रीजन से होता है? क्योंकि सिंक मार्क और वारपेज में पिछली क्लास में जब मैंने बताया था सिंक मार्क में, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर कन्फ्यूज़न हो रहा है थोड़ा सा। तो वारपेज, आइए हम चलते हैं, वारपेज क्या है सब कुछ इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और विजुअलाइजेशन अच्छा करने के लिए एक 3D व्यू के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा कि वारपेज क्या होता है और कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं वारपेज क्या होता है। तो सिंपली एक सिंगल लाइन में हम बताएंगे, जब इंजेक्शन मोल्डिंग के समय मोल्टेन प्लास्टिक को क्लोज्ड मोल्ड के अंदर इंजेक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, कूलिंग के बाद जब उस प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, तो यदि उस प्रोडक्ट के डिफरेंट भागों में विभिन्न प्रकार के श्रिंकेज उत्पन्न होते हैं, तो उन अलग अलग श्रिंकेज के कारण जो बने हुए प्रोडक्ट की आकृति में जो डिफॉर्मेशन आता है या जो परिवर्तन आता है शेप में जो परिवर्तन आता है उसको वारपेज कहते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग के बाद जब प्रोडक्ट को मोल्ड से बाहर निकाला जाता है, तो यदि उसके डिफरेंट भागों में विभिन्न प्रकार के श्रिंकेज उत्पन्न हुए हैं अलग अलग, तो उन अलग अलग श्रिंकेज के कारण प्रोडक्ट की आकृति में जो डिफॉर्मेशन आता है या बदलाव आता है वही वारपेज कहलाता है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, ये इसकी डिजायर्ड शेप है फ्लैट, और मोल्ड से निकलने के बाद विभिन्न जो इस पार्ट में अलग अलग स्थानों पर जो अलग अलग श्रिंकेज आए हैं उसके कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ है, ये कर्व शेप हुआ है, यही वारपेज कहलाता है। आइए हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ये गुड पार्ट है, ये बैड पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, जब मोल्डिंग के बाद प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोडक्ट के विभिन्न भागों में अलग अलग श्रिंकेज के कारण जो डिफॉर्मेशन उत्पन्न होता है उसी को वारपेज कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में आइए, इसमें ये इसकी डिजायर्ड शेप है, मतलब कि हमको रेक्टेंगल प्रोडक्ट बनाना था, लेकिन बाहर निकालने के बाद जो अलग अलग श्रिंकेज उत्पन्न हुए उसके कारण जो डिफॉर्मेशन या बेंडिंग हुई है, बैंड शेप आई है, यही वारपेज है। ये वारपेज है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है आकृति में। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ट्विस्टिंग हो जाती है, जैसे कि ये फ्लैट सरफेस है, लेकिन देखिए ये कॉर्नर और ये कॉर्नर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, तो इसको भी वारपेज ही बोलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये ट्रे का कर्व ट्रे है, ये इसकी डिजायर्ड शेप है, लेकिन मोल्ड से बाहर आने के बाद जो अलग अलग श्रिंकेज उत्पन्न हुए उसके कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ, इसकी शेप कर्व्ड हो गई है, तो ये कर्व्ड शेप वारपेज ही है, वारपेज के कारण है। और ये शेप है आकृति, ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल शेप है, लेकिन इसकी हर एक एजेस में डिफॉर्मेशन हो गया है, कर्व्ड शेप हो गई चारों में, तो ये जो डिस्टॉर्टेड शेप है यही वारपेज है। और वारपेज में श्रिंकेज का बहुत महत्व होता है, और आप जो मैंने श्रिंकेज की क्लास ली है उसमें आप देख सकते हैं कि श्रिंकेज क्या होता है, कैसे डेवलप होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वारपेज है, वारपेज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, ये भी एक एग्जाम्पल है, ये एक ट्रे है और ये इसकी एजेस हैं, ये कर्व्ड हो गई हैं। डिजायर्ड शेप ये है, फ्लैट होनी चाहिए, रेक्टेंगल प्रॉपर, लेकिन डिफरेंशियल श्रिंकेज के कारण वारपेज उत्पन्न हुआ है, जिससे कि ये डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो गया है, यही वारपेज है। हम आपको एक 3D व्यू के द्वारा भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक प्रोडक्ट है और कूलिंग के बाद जब मोल्ड से बाहर निकाला है, तो देखिए अलग अलग भागों में अलग अलग श्रिंकेज उत्पन्न हो रहे हैं, और उन अलग अलग श्रिंकेज के कारण ये इसकी डिजायर्ड शेप है, और देखिए कॉम्पैक्ट हो रही है, वारपेज हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, तो ये इसकी एजेस हैं, ये मान लीजिए रिब्स है, थिकनेस ज़्यादा है, कूलिंग का इफेक्ट कम मिलेगा, तो ये देखिए डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रोडक्ट के अलग अलग श्रिंकेज के कारण ये डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको दिखा रहा है, 3D व्यू है ये देखिए क्लियर ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन डिफॉर्म होकर फाइनल शेप इसकी ऐसी हो गई है। दूसरा व्यू हम ले लेते हैं। ये देखिए, ये भी एक प्रोडक्ट है
और ये 3D व्यू में दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब मोल्ड से बाहर प्रोडक्ट को निकाल लिया गया है तो उस समय ये प्रोडक्ट, ये देखिए ये डिजायर्ड शेप है और ये श्रिंक कर रहा है, और श्रिंकेज के कारण ये चारों तरफ अलग अलग श्रिंकेज उत्पन्न हो रहा है, तो ये वार्पेज हो रहा है। वार्पेज मतलब ये आकृति ट्विस्ट हो रही है। देखिए ये इसकी ओरिजिनल शेप है आउटलाइन, और ये आउटलाइन से नीचे जा रहा है और ये आउटलाइन से इधर आ रहा है, मतलब ये ओरिजिनल शेप से ट्विस्टिंग हो गई, तो यही वार्पेज होता है। अब वार्पेज मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, एक 3D व्यू के जरिए बताने की कोशिश करूँगा। तो ये लाइव एक कैविटी है, इसमें ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम लोगों ने दिखाया है, ओपन व्यू करके रखा हुआ है, कैविटी तो दिखाएंगे तो प्रोडक्ट नहीं दिखा पाएंगे। तो ये लाइव प्रोडक्ट है और ये मोल्डिंग हो रही है, मोल्टेन पॉलीमर है जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, और ये गेट है, यहाँ से मोल्टेन पॉलीमर इस कैविटी में भरा जा रहा है, जो कि आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए ये फिलिंग हो रही है कैविटी की, और फिलिंग होने के बाद ये प्रोडक्ट बन गया है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस प्रोडक्ट में वार्पेज कैसे होगा, ठीक है। अब वार्पेज की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वार्पेज कहाँ होगा, जैसे कि मैंने बताया था अलग अलग श्रिंकेज के कारण वार्पेज होता है। तो मान लीजिए ये जो सरफेस है इसकी थिकनेस ज़्यादा है, मान लीजिए इसकी 10 mm थिकनेस है, तो अगर इसकी 10 mm थिकनेस है दैट मीन्स यहाँ पर श्रिंकेज ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। और एक ये सरफेस है, ये जो सरफेस दिखाई दे रही है ये सरफेस एज, ये वाली, यहाँ पर एज इसकी थिकनेस मान लीजिए 5 mm, इसकी थिकनेस मान लीजिए 5 mm है थिकनेस, तो होगा क्या, यहाँ पर जो श्रिंकेज उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर उत्पन्न हुए श्रिंकेज से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर कूलिंग होने में ज़्यादा समय लगेगा, तो श्रिंकेज ज़्यादा उत्पन्न होगा, और यहाँ थिकनेस कम है तो श्रिंकेज कम उत्पन्न होगा। यहाँ भी श्रिंकेज, इसकी भी थिकनेस 5 mm है। ये बस एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी थिकनेस, इस लेयर की थिकनेस कम है और इस एज की थिकनेस कम है और इस एज की थिकनेस ज़्यादा है, तो अब होगा क्या, यहाँ पर ज़्यादा श्रिंकेज होगा और यहाँ पर कम श्रिंकेज होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग श्रिंकेज होगा, तो होगा क्या, ये देखिए इस सेक्शन की थिकनेस ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है मतलब ज़्यादा श्रिंकेज होगा, इस सेक्शन की थिकनेस कम है मतलब कि कम श्रिंकेज होगा, यानी कि श्रिंकेज में डिफरेंस है। और मैंने आपको बताया था जब भी श्रिंकेज में, एक प्रोडक्ट में श्रिंकेज में डिफरेंस होगा तो वहाँ पर वार्पेज आने की संभावना बनी रहेगी। देखिए वार्पेज आपको दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि श्रिंकेज में डिफरेंस है, तो ये इंड और वो इंड देखिए वार्प हो गया है, ट्विस्ट हो गया है, बेंड हो गया है, यही वार्पेज कहलाता है। डिफरेंशियल श्रिंकेज के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है फाइनल शेप में, यही वार्पेज कहलाता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंशियल श्रिंकेज के कारण ये वार्पेज उत्पन्न हुआ है। इस इमेज में ये क्लियर हो रहा है, 3D व्यू आपको लाइव दिखाने की कोशिश की गई है, तो यही वार्पेज है। तो अब हम चलते हैं वार्पेज किन कारणों या रीजन्स की वजह से होता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीज़न होते हैं, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीज़न होते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस, इसकी वजह से भी वार्पेज उत्पन्न होता है, या फिर इम्प्रॉपर कूलिंग, इसकी वजह से भी वार्पेज उत्पन्न होता है, या फिर मटेरियल ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन मटेरियल ओरिएंटेशन की वजह से भी वार्पेज उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, ध्यान रखिएगा। एक्सेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस, क्या इसकी वजह से भी वार्पेज उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, या फिर पुअर गेट लोकेशन अगर सही नहीं है तो भी वार्पेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, या फिर फाइबर रेनफोर्समेंट इफेक्ट, इसकी वजह से भी वार्पेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस क्या है, तो जब इंजेक्शन मोल्डिंग के समय मोल्टन प्लास्टिक को अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो मोल्ड के अंदर जैसे ही मोल्टन प्लास्टिक जाता है उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो श्रिंकेज भी स्टार्ट हो जाता है। उस समय हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैकिंग प्रेशर देते हैं, जिससे कि श्रिंकेज के इफेक्ट को जीरो किया जा सके। यह पैकिंग प्रेशर दो काम करता है, जो मटेरियल सॉलिड हो चुका होता है उसके वॉल्यूम को तो कवर करता ही है, साथ ही एक्स्ट्रा मटेरियल के अंदर फिलिंग करता है। जो मटेरियल सॉलिड होने वाला होता है
उसके श्रिंकेज इफेक्ट को भी जीरो किया जा सके, तो ये पैकिंग प्रेशर होता है। लेकिन अगर यही हमने पैकिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सिस में अंदर कर दिया तो क्या होगा? अब अगर हमने ज़्यादा एक्सिस प्रेशर कर दिया तो ये डिफरेंट डेंसिटी के जोन बना देगा, और डिफरेंस डेंसिटी के जोन बना देगा तो वहाँ पर क्या होगा? रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। और जब हम उस प्रोडक्ट को मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो ये जो स्ट्रेस है ये रिलैक्स होने का ट्राई करेगा, और जैसे ही रिलैक्स होने का ट्राई करेगा जो बना हुआ पार्ट है उसमें ट्विस्टिंग आ जाएगी, और ट्विस्टिंग भी वार्पेज का एक फॉर्म होता है। मतलब कि समझे कि अगर हमने एक्सिस पैकिंग प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा अंदर भर दिया तो डिफरेंट डेंसिटी के जोन बन जाएंगे और रेसिडुअल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, और जब हम इस प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे तो अलग अलग डेंसिटी के जोन होने की वजह से अलग अलग श्रिंकेज उत्पन्न होगा, जिससे कि वार्पेज आने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया एक्सेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस। अब ये फाइबर रेनफोर्समेंट इफेक्ट क्या होता है? फाइबर रेनफोर्समेंट इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम उसमें रेनफोर्स मटेरियल जैसे कि कार्बन फाइबर कुछ प्लास्टिक में अंदर भर डाल देते हैं, मोल्टन प्लास्टिक में, और जब इसको मोल्ड में अंदर इजेक्ट किया जाता है तो जो फ्लो की डायरेक्शन है और फ्लो की डायरेक्शन के ट्रांसवर्स जो डायरेक्शन है वहाँ पर अलग अलग श्रिंकेज उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वार्पेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अब ये मटेरियल ओरिएंटेशन क्या है? तो मटेरियल ओरिएंटेशन का मतलब है, हम लोग सभी जानते हैं पॉलीमर लॉन्ग मोनोमर चेन होते हैं। तो जब मोल्डिंग के समय मोल्टन प्लास्टिक को मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है तो ये जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल होते हैं ये फ्लो की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और इनका स्ट्रेचिंग फ्लो की वजह से स्टार्ट हो जाता है, और फ्लो की डायरेक्शन में स्ट्रेच होकर जैसे ये मोल्ड में जाते हैं इनका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो स्ट्रेच हुए मॉलिक्यूल हैं उनको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो जब पर कूलिंग के बाद हम प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं तो ये मॉलिक्यूल रिलैक्स, जो स्ट्रेस है उसको रिलैक्स करने का ट्राई करते हैं, जिससे कि श्रिंकेज अलग अलग ट्रांसवर्स और फ्लो की डायरेक्शन में अलग अलग श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, जिससे कि वार्पेज आने की संभावना बनी रहती है। मैं एक थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन के द्वारा भी आपको बता देता हूँ मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन क्या होता है। ये देखिए, ये इंजेक्शन मोल्डिंग के समय आपको दिखाया गया है। मोल्टन प्लास्टिक को फोर्स करके अंदर मोल्ड में भरा जाना है, और ये जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं ये लॉन्ग पॉलीमर चेन है, और जैसे इंजेक्शन स्टार्ट होता है ये चेन फ्लो की डायरेक्शन में देखिए अलाइन हो जाते हैं और स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि लगातार ये फ्लो की डायरेक्शन में अंदर इनको भेजा जा रहा है, जिससे कि इनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। और जैसे जैसे ये अंदर मोल्ड में जाते हैं, जैसे ही मोल्ड में ये पॉलीमर चेन जाती है तुरंत कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो स्ट्रेच कंडीशन में ही इनकी कूलिंग हो जाती है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इनको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद अगर रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल पाएगा तो जब ये मोल्ड की कूलिंग के बाद प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है तो ये मॉलिक्यूल रिलैक्स होने का ट्राई करते हैं, जिससे कि फ्लो की डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अलग अलग श्रिंकेज उत्पन्न होता है, जिससे कि वार्पेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो सबसे पहले अब हम प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफेक्ट है उनको क्लियर कर लेते हैं कि कौन से प्रोसेस पैरामीटर हैं जो कि वार्पेज का कारण बनते हैं। तो सबसे पहले हाई मेल्ट टेम्परेचर। अगर मेल्ट टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो जो प्रोडक्ट है उसके अलग अलग भागों में अलग अलग श्रिंकेज होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, तो वार्पेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। दूसरा है मोल्ड टेम्परेचर। अगर मोल्ड टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो मोल्ड के अलग अलग भाग में थिकनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कूलिंग के समय, जिससे कि वार्पेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। या फिर अनइवन कूलिंग है। अनइवन कूलिंग दो तरीके से हो सकता है, या तो कूलिंग चैनल का डिज़ाइन सही नहीं है या फिर फ्लो सही नहीं है या ऑब्स्ट्रक्शन है फ्लो में। तो अगर फ्लो सही नहीं है या ऑब्स्ट्रक्शन है या फ्लो कम है तो भी अनइवन कूलिंग हो सकती है, जिससे कि अलग अलग श्रिंकेज उत्पन्न हो सकता है, डिफरेंशियल श्रिंकेज, और वार्पेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रह सकती है। और अगर डिज़ाइन सही नहीं है तो भी वार्पेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रह सकती है। या फिर इम्प्रॉपर होल्डिंग टाइम, अगर आपने होल्डिंग टाइम प्रॉपर नहीं दिया है, प्रॉपर कूल नहीं हो पाया है तो भी वार्पेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। या फिर इनसफिशिएंट कूलिंग टाइम, जितना कूलिंग टाइम चाहिए उतना आपने कूलिंग टाइम अगर नहीं दिया है, पहले बाहर निकाल लिया है, तो फिर डिफरेंशियल श्रिंकेज के साथ वार्पेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अब
आ जाते हैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं वारपेज के। तो सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस, बहुत ही कॉमन कॉज है ये। अगर आपने मोल्ड डिज़ाइन करते समय वॉल की थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं रखी है प्रोडक्ट की, तो क्या होगा, थिक सेक्शन में श्रिंकेज ज़्यादा आएगा, थिन सेक्शन में श्रिंकेज कम आएगा, क्योंकि थिन सेक्शन पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा और थिक सेक्शन बाद में सॉलिडिफाई होगा। तो डिफरेंशियल श्रिंकेज की वजह से वारपेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। अब एक्सेसिव थिकनेस रिब्स, अगर रिब्स की थिकनेस भी आपने ज़्यादा दे दी है और एक जगह कम दी है तो भी डिफरेंशियल श्रिंकेज के कारण वारपेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। या फिर पुअर गेट लोकेशन, अगर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग गेट की सही लोकेशन सिलेक्ट नहीं की है तो भी वारपेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। या फिर लॉन्ग अनसपोर्टेड सेक्शन, मतलब कि अगर बहुत बड़े पार्ट बनाने हैं तो उनमें वारपेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो रिब्स डिज़ाइन की जाती हैं वारपेज को बचाने के लिए डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर इम्प्रॉपर वॉश डिज़ाइन, अगर जो वॉश डिज़ाइन है उनको अगर आपने कोरिंग के द्वारा मटेरियल बाहर नहीं निकाला है, थिकनेस मेंटेन नहीं की है, तो भी डिफरेंशियल श्रिंकेज के कारण वारपेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और एक है शार्प कॉर्नर, जो कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि शार्प कॉर्नर अवॉइड करने हैं, जिससे कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन अवॉइड किया जा सके और मटेरियल का प्रॉपर फ्लो हो सके और श्रिंकेज कम हो सके और हेंस वारपेज भी कम हो सके। अब इसके रेमेडीज़ क्या हैं, तो सबसे पहले हम प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डिफेक्ट मैंने आपको प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉज बताए थे, जस्ट उल्टा ही हमको रेमेडीज़ करना है। अगर मेल्ट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको ऑप्टिमाइज मेल्ट टेम्परेचर रखना है, मतलब कि कम कर देना है थोड़ा सा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जिससे कि श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए और वारपेज को अवॉइड किया जा सके। दूसरा है मेंटेन यूनिफॉर्म मोल्ड टेम्परेचर, मोल्ड का टेम्परेचर हमको यूनिफॉर्म मेंटेन रखना चाहिए, जिससे कि मोल्ड की थिकनेस के अकॉर्डिंग हमको प्रॉपर कूलिंग अलग अलग भागों में मिल सके, इवन कूलिंग मिल सके, जिससे कि श्रिंकेज कम हो तथा वारपेज को अवॉइड किया जा सके। या फिर ऑप्टिमाइज कूलिंग टाइम, कूलिंग टाइम अगर कम है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, जिससे कि प्रॉपर कूलिंग हो सके और श्रिंकेज तथा वारपेज आने की पॉसिबिलिटी कम हो सके। उसके बाद ऑप्टिमाइज पैकिंग प्रेशर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर पैकिंग प्रेशर बहुत कम है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं जिससे कि श्रिंकेज के इफेक्ट को कम किया जा सके। मैंने पहले ही बताया था पैकिंग प्रेशर दो काम करता है, एक तो मटेरियल जो सॉलिड हो चुका होता है उसके वॉल्यूम को मेकअप करता है, और एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेशर लगाकर मटेरियल अंदर और भेजता है, जिससे कि जो मोल्टन पॉलीमर जो सॉलिड होने वाला है उसके भी वॉल्यूम को मेकअप किया जा सके। लेकिन अगर आपने यही बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, डिफरेंट डेंसिटी के जोन जनरेट हो जाएंगे, जिससे कि अलग अलग श्रिंकेज तथा वारपेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो इसलिए पैकिंग प्रेशर ऑप्टिमाइज रखना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, और इंजेक्शन प्रेशर भी कंट्रोल वे में रखना चाहिए, जिससे कि स्ट्रेस से बचा जा सके और वारपेज से बचा जा सके। अब क्या है, अनइवन फ्लो और बैलेंस फ्लो। ये क्या है भाई, तो ये है कूलिंग वाटर का फ्लो। जो कूलिंग चैनल है उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो कैविटी के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस में रहें, जिससे कि इक्वल कूलिंग इफेक्ट मिल सके और फ्लो प्रॉपर मेंटेन रह सके, जिससे कि इक्वल कूलिंग इफेक्ट मिलेगा तो श्रिंकेज आने की पॉसिबिलिटी कम होगी और वारपेज आने की पॉसिबिलिटी भी कम होगी। तो ये तो हो गए प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आ जाते हैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो पहले है मेंटेन यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस। तो सबसे पहले जो मोल्ड है उसकी जो वॉल है उसकी थिकनेस को यूनिफॉर्मली मेंटेन करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो कोरिंग के द्वारा एक्स्ट्रा मटेरियल हटा देना चाहिए, जिससे कि इवन कूलिंग मिल सके और श्रिंकेज इवन मिले, और या श्रिंकेज को अवॉइड किया जा सके, जिससे कि वारपेज अवॉइड किया जा सके। दूसरा क्या है, अवॉइड सडन थिकनेस चेंजेस। अगर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग थिकनेस में चेंज हो रहा है तो सडन चेंज को अवॉइड किया जा सके, जिससे कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अवॉइड किया जा सके और यूनिफॉर्म कूलिंग मिल सके, जिससे कि श्रिंकेज आने की संभावना कम हो व वारपेज आने की पॉसिबिलिटी को हटाया जा सके। या फिर ऑप्टिमाइज बुश डिज़ाइन। अगर आपकी बुश की डिज़ाइन है तो उसमें कोरिंग के द्वारा अगर आप मटेरियल बाहर निकाल सकते हैं और डिज़ाइन पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो निकाल लेना चाहिए। अगर थिकनेस इक्वल होगी तो प्रॉपर कूलिंग मिलेगी, जिससे कि श्रिंकेज व वारपेज आने की पॉसिबिलिटी कम होगी। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रिब्स यूनिफॉर्मली। अब अगर बड़े पार्ट बना रहे हैं तो उन पर रिब्स ज़रूर लगा देनी चाहिए, जिससे कि पार्ट को स्ट्रेंथ मिलती है और वारपेज आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, और इसको यूनिफॉर्मली लगाना चाहिए। अनइवन अगर आप लगाएंगे तो वारपेज आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है।
और क्या है, ऑप्टिमाइज गेट लोकेशन। जो गेट लोकेशन है उसको थिक सेक्शन में दिया जाना चाहिए और जिससे कि इवन फ्लो हमको मिल सके। और अगर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो 2 गेट भी दिए जा सकते हैं जिससे कि इवन फिलिंग मिल सके, जिससे कि मोल्ड की प्रॉपर फिलिंग हो सके, कूलिंग हो सके और श्रिंकेज को अवॉइड किया जा सके तथा वारपेज को भी अवॉइड किया जा सके। तो ये सब मैंने आपको पॉइंट बताए। अगर वारपेज होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी भाई, वारपेज से बहुत दिक्कत हो सकती है। एक तो जो मटेरियल का जो आपका प्रोडक्ट है उसका अपीयरेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई आप कोई चेयर लेने जा रहे हैं तो क्या आप टेढ़ी मेढ़ी चेयर लेंगे, नहीं लेंगे ना, तो वो फ्लैट होनी चाहिए। ये देखिए। दूसरा है असेंबली। अगर आप प्लास्टिक के 2 पार्ट को असेंबल करना चाह रहे हैं, वारपेज से प्रॉब्लम आ गई है, ट्विस्टेड हो गए तो असेंबली में भी दिक्कत होगी। तीसरा है डायमेंशनल एरर, उनकी डायमेंशन तो चेंज हो ही जाएगी जैसे कि बता दिया था। और कस्टमर क्या करेगा, प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देगा और कंप्लेंट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो देखिए ये थोड़े से मैंने पार्ट दिखाने की कोशिश की है कहाँ कहाँ वारपेज आ जाता है। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो कार के डोर्स के पैनल या बम्पर में या फिर टीवी की हाउसिंग में अगर ट्विस्टिंग आपको दिख रही है तो वो वारपेज ही है। अगर रिमोट में भी कभी कभी आपने देखा होगा ट्विस्ट होता है अलग से बैक साइड जहाँ सेल लगाते हैं, जल्दी आसानी से नहीं लगता है, तो वो वारपेज ही है। या फिर वॉशिंग मशीन का वो पैनल होता है, कभी आपने देखा होगा एकदम ताकत लगा के बंद करना पड़ता है, तो वो भी वारपेज के कारण ही होता है। कभी कभी सूटकेस भी ऐसे मिल जाते हैं आपको, हल्का सा ट्विस्टिंग होता है तो वो वारपेज ही होता है। तो ये सब मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कोरिंग क्या होती है। ये देखिए ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर थिक सेक्शन है तो यहाँ पर श्रिंकेज ज़्यादा होगा, यहाँ पर श्रिंकेज कम होगा। तो इस में क्या किया है डिज़ाइन में, यहाँ पर कोरिंग करके एक्स्ट्रा मटेरियल हटा दिया गया है तो ये थिकनेस लगभग बराबर हो गई है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर श्रिंकेज लगभग बराबर होगा तो जो वारपेज है उसको अवॉइड किया जा सकता है। ये ऑप्टिमाइज डिज़ाइन है। यहाँ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये थिकनेस ज़्यादा है तो कोरिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि ये थिकनेस और ये थिकनेस बराबर रहे। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि वारपेज दिखा रहे हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ। ये देखिए ये जो कर्व नेचर हो गया है, ये देखिए यहाँ पर फ्लैट होना चाहिए, यहाँ पर कर्व्ड हो गया है, यहाँ पर कर्व्ड हो गया है, तो ये वारपेज है। ये भी देखिए ये डिज़ाइन होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर कर्व डिज़ाइन हो गई तो ये वारपेज के कारण ही है। ये देखिए ये कर्व वारपेज है तो ये सब वारपेज के कारण है। इस क्लास में हमने देखा वारपेज क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या रीजन होते हैं वारपेज के। तो इस क्लास में भी आपने सुना होगा श्रिंकेज, एक वर्ड है श्रिंकेज, इसका बहुत ही यूज़ किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बताएंगे श्रिंकेज क्या होता है, क्योंकि श्रिंकेज का ही बहुत इफेक्ट होता है। श्रिंकेज के कारण ही वारपेज, सिंक मार्क और वॉइड आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वारपेज क्लियर हो गया होगा इस क्लास में। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और उम्मीद करूँगा कि जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनको क्लियर नहीं है या विजुलाइजेशन के थ्रू समझना चाहते हैं, उन तक ये क्लास का वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि उन्हें क्लियर हो सके कि वारपेज क्या होता है और कैसे उसको फिजिकली पहचान सकते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहचान सकते हैं, क्या रीज़न है, क्या कॉज हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, सब कुछ। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।